Hello students, welcome to Fighter Batch Rapid Revision Series. डाइवर्सिटी हमने स्टार्ट किया था. पिछले लेक्चर में हम लिविंग वर्ल्ड डिस्कस कर चुके हैं. बहुत छोटा सा चैप्टर है. आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. इस चैप्टर से आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि क्लासिफिकेशन अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीकों से दिया है. क्या क्राइटेरियाज रहे हैं, सबसे एक्सेप्टेबल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, और हम उन किंगडम्स को डिटेल में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आगे बढ़ते हैं. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में देखो, शुरुआत में बताया है कि डॉन ऑफ सिविलाइजेशन से लेके, मतलब शुरुआत में जब से सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ है, जब से अगर हम बात करें, देयर हैव बीन अटेम्प्ट्स, बहुत सारी कोशिशें की गई है. किसके लिए? क्लासिफाई करने के लिए. इट वाज डन इंस्टिंक्टिवली, नॉट यूजिंग क्राइटेरिया, मतलब ऐसे रैंडम कर लिया था बिना किसी क्राइटेरिया के यूज किए. दैट वर साइंटिफिक बट बोर्न आउट ऑफ नीड टू यूज ऑर्गेनिज्म फॉर आवर ओन यूज, फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग. देखो ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग. नाउ अगर हम देखें, सबसे पहला अर्लीस्ट अटेम्प्ट किसने किया था क्लासिफिकेशन का? दैट वाज डन बाय अरिस्टोटल. यहां पर इन्होंने जो सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं उन्हें यूज करा टू क्लासिफाई प्लांट्स. किस कैटेगरी में क्लासिफाई करा है? ट्रीज, हर्ब्स एंड श्रब्स. हम जानते हैं ट्रीज, वुडी ट्रीज, टॉल ट्रीज, श्रब्स, हेजेस, हेज लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, वुडी है इसमें, हर्ब्स में कोई भी वुड नहीं है. He also divided animals into two groups, those which had red blood cells और जिनके पास रेड ब्लड सेल्स नहीं है. इन लीनियस सिस्टम, देखो अब सेकंड, पहला तो था एरिस्टोटल वाला, सेकंड आ गया लीनियस का. इन लीनियस टाइम टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें प्लांटे एंड एनिमेलिया को डिवाइड किया, मतलब ऑर्गेनिजम्स को दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया, प्लांटे एंड एनिमेलिया. नाउ दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश, देखो इस सिस्टम का ड्रॉबैक क्या था? डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, यूनिसेल्यूलर, मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, फोटोसिंथेसिस जो कर रहे हैं वो और जो नहीं कर पा रहे हैं वो. सो इसमें डीमेरिट्स थे कि इसने इन सारे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई नहीं करा. ठीक है. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स वाज इजीली डन, ये हो गया. बट द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इनटू दी ईदर कैटेगरी. अभी देखा ना हमने, ना तो वो प्लांट के साथ है ना तो वो एनिमल के साथ है, पर फिर भी लीनियस ने उनको सेपरेट ग्रुप्स में असाइन नहीं किया. हेंस टू किंगडम क्लासिफिकेशन यूज्ड फॉर लॉन्ग टाइम वाज नॉट फाउंड इनएडिक्वेट. बिसाइड ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, एक ऐसी जरूरत आ गई जिसमें हमें कैरेक्टर्स को इंक्लूड करना है, जैसे सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ सेल वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. तो याद रखना जो क्राइटेरिया है, किस चीज की जरूरत पड़ी हमें? एक सेल स्ट्रक्चर, दूसरा नेचर ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल किस केमिकल से बनी है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन कैसे होगा, हैबिटेट कैसा है ऑर्गेनिज्म का, देन फाइलोजेनेटिक रिलेशन. फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है इवोल्यूशनरी रिलेशन. ठीक है, तो ये सारी चीजें जरूरत पड़ी कि आपको इन सब चीजों को भी देखना है और आगे बढ़ना है. क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म have hence undergone several changes over the time. Though plant and animal kingdom have been constant under all different systems, the understanding of what groups, organism included under these kingdom have been changing. मतलब आपने इन systems के बीच में किन किन organisms को रखा, पर किस ऑब्जेक्टिव से रखा, उसकी नीड क्या थी, वो धीरे धीरे हर बार बदलती दिखाई दी हमें. Nature of other kingdoms have also been understood differently by different scientists.
अलग अलग साइंटिस्ट का थॉट थिंकिंग प्रोसेस अलग था, तो उन्होंने अलग तरीके से इसको अप्रोच किया। ठीक है, नाउ अब यहां पर आपको दिख रहा है एक टेबल जिसमें हम कैरेक्टर्स बात करते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की, है ना। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, यहां पर आपको दिख रहा है एक टेबल जिसमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बताया गया है ना। और इस टेबल में से चीजें हमें ध्यान से मार्क करनी है। पहला जो दिया है वो है सेल टाइप। सेल टाइप मोनेरा, सिर्फ मोनेरा है प्रोकैरियोट्स, बाकी सारे किंगडम्स में है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। सेल वॉल की बात करें तो यहां पर सेल वॉल बनी है नॉन सेल्यूलोजिक पॉलीसेक्राइड और अमीनो एसिड, तो इसी को तो हम बोलते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन। और इससे यूनिट्स दो क्या है पेप्टाइडोग्लाइकेन की, नैग एंड नैम, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। प्रोटिस्टा में प्रेजेंट इन सम, सेल वॉल सभी में नहीं है, कुछ में है। फंजाई की बात करें तो ये मिलता है किसके साथ, काइटिन के साथ। प्लांटे प्रेजेंट पर किससे बनी है, सेल्यूलोज। एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती। फिर देखिए थर्ड, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में एब्सेंट है, प्रोटिस्टा में मिलेगी, फंजाई में मिलेगी, प्रेजेंट है एनिमल्स और प्लांट्स में। इसका मतलब सभी यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ ये दो ऐसे हैं जिनमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेल्यूलर है, बाकी इसके बाद के सभी में मल्टी सेल्यूलर, लूज, टिश्यू सिस्टम या फिर ऑर्गन सिस्टम, ऐसे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन मिलते हैं। सबसे स्टार मार्क करने वाला पॉइंट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म खाना किस तरीके से नेचर से ऑब्टेन करता है, क्या वो खुद बना सकता है। तो अब देखो मोनेरा के अंदर ऑटोट्रॉप्स भी है जो कीमोसिंथेटिक फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं, हेट्रोट्रॉपिक भी है जो पैरासाइट भी हो सकते हैं, और सेप्रोफाइट्स भी हो सकते हैं। फिर हमने बात करनी है प्रोटिस्टा की। प्रोटिस्टा में भी ऑटोट्रॉप्स मिलेगा आपको, फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक नहीं मिल रहे, और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। देन फंजाई में हेट्रोट्रॉप से इनके पास कोई पिगमेंट नहीं है, बेचारे मजबूर है, दूसरों पे डिपेंड है खाना बनाने के लिए। प्लांटे में दे आर ऑटोट्रॉफिक। देखो प्लांट में जब आगे पढ़ेंगे ना तो एनसीईआरटी इसी चैप्टर में लिखती है पार्शियली हेट्रोट्रॉप्स। क्यों, बिकॉज कुछ ऐसे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं जो खाना तो बनाते हैं पर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए इंसेक्ट पे फीड करते हैं। ठीक है, तो ये हम आगे देखेंगे। एनिमल्स में हेट्रोट्रॉपिक है, कोई खाना नहीं बना सकता, ऑटोट्रॉप्स नहीं है। होलोजोइक न्यूट्रिशन है, फूड को एनगल्फ करके खाते हैं, सेप्रोफाइट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, नाउ अब ये जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आपको दिख रहा है, दिस वाज गिवन इन द ईयर 1969 और ये प्रपोज करने वाले थे आर.एच. विटेकर। आर.एच. विटेकर ने जो 5 किंगडम बताई, इनका क्लासिफिकेशन का मेन क्राइटेरिया क्या क्या था। देखो सबसे पहला सेल वॉल का स्ट्रक्चर अभी अपन ने ऑलरेडी देखा था ना, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेल्यूलर है, टिश्यू लेवल है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक, इसमें से बहुत सारे अपन लिख चुके हैं। ठीक है, नाउ थ्री डोमेन सिस्टम हैज आल्सो बीन प्रपोज्ड that divides the kingdom मोनेरा। देखो मोनेरा को 2 डोमेन्स में डिवाइड कर दिया, हो सकता है मोनेरा को किस में डिवाइड कर दिया हो उन्होंने, आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, अपन तो ये मान के चले 2 डोमेन्स में डिवाइड कर दिया, लीविंग द रिमेनिंग यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, बाकी सब किस में आ गए, यूकैरियोट्स 3rd डोमेन में। ठीक है, तो 3 डोमेन्स में क्या आ जाते हैं, 3 डोमेन्स में आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया और फिर यूकैरियोट्स। तो भैया ये आर्की और यूबैक्टीरिया ये दोनों ही क्या है, प्रोकैरियोट्स है। ठीक है, और उसके बाद 6 किंगडम भी आया, पर अब वो इतना ध्यान से आपको यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। लेट अस लुक एट द 5 किंगडम classification to understand the issues and consideration. Let us look at the 5 kingdom classification to understand the issues and consideration that influenced the classification system. Earlier classification
included bacteria, BGA, fungi, moss, ferns, gymnos and angiosperms. सभी को किसमें डाल दिया था? प्लांट्स में. The character that unified this whole kingdom was that all organism included had a cell wall. देखो बेसिक उन्होंने क्या रखा? सेल वॉल का प्रेजेंस. तो जिन जिन में भी सेल वॉल दिखी उनको सभी को एक ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया. This placed together groups which widely differed in other characters. और फिर ये पता चला कि यार सेल वॉल के अलावा जो दूसरे कैरेक्टर्स है इसमें तो ये ग्रुप्स डिफर कर रहे हैं. It brought together the prokaryotic bacteria and the BGA with other groups of eukaryotes. It also grouped together the unicellular organism and multicellular, जैसे कि क्लमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा को एक साथ कहाँ रख दिया? एल्गी में. जबकि हम जानते हैं क्लमाइडोमोनास एल्गी, स्पाइरोगायरा बीजीए है. This classification did not differentiate between heterotrophic group, जिसको आप बोलोगे fungi and autotrophic green plants, though they also shows characteristic differences in their cell wall composition. हम जानते हैं fungi की cell wall बनती है काइटिन से और plant की cell wall बनती है cellulose से. Now when such characteristics were considered, fungi were placed. अब जब देखा कि यार इसका केमिकल कंपोजिशन अलग है, सिर्फ सेल वॉल का होना ही आपका एक क्राइटेरिया नहीं हो सकता, तब इनका कैरेक्टराइजेशन स्टडी करने के बाद उसको फंजाई को अलग सेपरेट किंगडम दे दी. All prokaryotic organisms were grouped together under kingdom Monera and unicellular eukaryotic organisms were placed in kingdom Protista. ठीक है, तो मतलब ये समझ में आ गया कि मोनेरा किंगडम बना दी, प्रोटिस्टा किंगडम बना दी. प्रोटिस्टा किंगडम में आपके यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स. किंगडम प्रोटिस्टा ने क्लमाइडोस, कॉलेरा, Kingdom Protista has brought together Chlamydomonas, Chlorella, earlier जिसको एल्गी में डाला था with plants, जिनके पास दोनों के पास सेल वॉल है, with पैरामीशियम एंड अमीबा. अमीबा और पैरामीशियम को कहाँ डाला था पहले? एनिमल किंगडम में. तो सोचो इन सभी को फिर कहाँ डाल दिया? प्रोटिस्टा में. ठीक है. Now it has put together organism which in earlier classification were placed in different kingdoms. This happened because the criteria for classification changed. The kind of changes will take in future too. आगे भी changes होते जाएंगे. अब यहाँ पर देखना है कि not only morphological, physiological and reproductive similarities के साथ साथ phylogenetic ancestral relationship भी important है. इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप के अलावा के बिना आप क्लासिफाई नहीं कर सकते. इन दिस चैप्टर हमने एनिमल्स को, प्लांट्स को, फंजाई, ये सब क्लासिफिकेशन को डिस्कस करा है. ठीक है. नाउ बैक्टीरिया आर दी सोल मेंबर्स. पहली किंगडम जो है आपकी मोनेरा, उसके सोल मेंबर्स है बैक्टीरिया. सभी जगह मिलते हैं, मतलब आप इसको बोल सकते हैं कॉस्मोपॉलिटन या फिर कॉस्मोपॉलिटन के अलावा यूबिक्विटस. Cosmopolitan, ubiquitous. Bacteria occur almost everywhere. Hundreds of bacteria are present in handful of soil. They also live in extreme habitats such as hot springs, deserts, snow, deep oceans. मतलब इनके पास कुछ ऐसा होगा जो इन्हें टफ रेजिस्टेंट बनाता है. अब बैक्टीरिया को आपको शेप के बेसिस पे अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया. जैसे स्फेरिकल दिख रहा है यहाँ पर, कोकाई, बैसिलस, रॉड शेप्ड, स्पाइरिला, स्पाइरल शेप्ड है, फ्लैजिला भी दिख रहा है इसमें, और विब्रियो कॉमा शेप्ड. ठीक. नाउ दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, बैक्टीरियल स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर. ये लाइन याद रखें, स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है बट उनका बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स है. Compared to many other organisms, bacteria as a group show the most extensive metabolic diversity. सबसे ज्यादा extensive metabolic diversity कौन दिखाता है? तो bacteria. ठीक है. Some of the bacteria are autotrophic, that is they synthesize their own food from inorganic substrate. Inorganic से बना रहे तो कीमोऑटोट्रॉप्स है. अब फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं अगर ये लाइट को यूज करें.
Vast majority of bacteria are heterotrophs, that is they depend on organism or on dead, मतलब ये decomposers होते हैं majority. सबसे पहला बैक्टीरिया जो प्रिमिटिव बैक्टीरियाज है वो है आर्कीबैक्टीरियाज. These bacteria are special, ये बहुत स्पेशल है, since they live in some of the most harsh habitats. अभी हमने बात करी थी कि इनके पास ऐसा कुछ होगा जिससे ये हार्श हैबिटेट्स में भी सर्वाइव करते हैं. नाउ एक्सट्रीमली सॉल्टी एरियाज हेलोफिल्स, हॉट स्प्रिंग्स एसिडिटी भी जहां ज्यादा होगी थर्मो एसिडोफिल्स, मार्शी एरियाज में मिलने वाले मीथेन प्रोड्यूसिंग मिथेनोजेंस. Archaebacteria differ from other bacteria in having a different cell structure. This feature is responsible for their survival in extreme conditions. Methanogens are present in the gut. Gut मतलब alimentary canal of ruminating animals like cows and buffaloes. They are responsible for production of methane. मतलब ये समझ में आया, इनकी जो सेल वॉल है ये है टफ, रेजिस्टेंट, जिसके कारण से ये हार्श कंडीशन में भी सरवाइव कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट यू बैक्टीरियाज. अब अगर यू बैक्टीरियाज की बात करते हैं तो दे आर ट्रू बैक्टीरियाज, एडवांस्ड फॉर्म है, एडवांस्ड फॉर्म है. दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ रिजिड सेल वॉल, रिजिड टफ सेल वॉल इनके पास भी है. और अगर मोटाइल है, मतलब अगर फ्लेजिला है तो मोटाइल है, फ्लेजिला नहीं है तो नॉन मोटाइल है. साइनोबैक्टीरिया हमने बोल दिया. एक चीज और, साइनोबैक्टीरिया के साथ इनका नाम ब्लू ग्रीन एल्गी भी है. ब्लू ग्रीन एल्गी, दे हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स, और तभी इसी के कारण से ये फोटोसिंथेटिक भी है. The cyanobacterias are unicellular, कॉलोनी में रह सकते हैं, फिलामेंटस हो सकते हैं, फ्रेश वाटर मैराइन या टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं. The colonies are generally surrounded by gelatinous sheath. यहाँ पर दिख रहा है आपको म्यूसिलेजिनस, जिलेटिनस शीथ रहती है. ठीक है, म्यूसिलेजिनस या जिलेटिनस शीथ. They often form blooms in polluted water. Blooms क्रिएट करते हैं ये. Some of the organism can fix atmospheric nitrogen. इनके पास स्पेशलाइज्ड सेल्स है, देखो ये बनाई है, जो क्या करती है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करेगी. एग्जाम्पल दिया है नोस्टॉक एंड एनाबीना. कीमोसिंथेटिक बैक्टीरियाज क्या करते हैं, वेरियस ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया, इन तीनों को ऑक्सीडाइज करते हैं और उससे जो एनर्जी मिली उसे एटीपी प्रोडक्शन में यूज करते हैं. मिनरल साइक्लिंग के लिए, रिसाइक्लिंग के लिए किसको, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, आयरन, इन चारों एलिमेंट्स की रिसाइक्लिंग में मदद करते हैं. हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरियाज आर मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज्यादा हेट्रोट्रोपिक है. द मेजोरिटी आर important decomposers, हमने देखा सेप्रोफाइट्स. Many of them have significant impact on human affairs, मतलब बेनिफिशियल भी हो सकते हैं, बीमारी कराने वाले भी हो सकते हैं. They are helpful in making curd from milk, production of antibiotics, fixing nitrogen in legumes, roots, जैसे हमने बात करी थी ना राइजोबियम, एक चैप्टर था जो डिलीट हो गया, मिनरल न्यूट्रिशन. राइजोबियम रूट्स में, लेग्यूम्स की रूट्स में नाइट्रोजन फिक्स करता है. सम आर पैथोजेंस कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग्स, क्रॉप, फार्म्स, एनिमल्स एंड पेट्स. यहां पर आपको कुछ बीमारी दी है, जैसे कोलेरा. कोलेरा किससे होता है, कॉमा शेप्ड विब्रियो कोलेरी. टाइफॉइड, साल्मोनेला टाइफी. टिटैनस, टिटैनी नहीं है ये, हाँ, क्लोस्ट्रीडियम
टिटैनी। प्लांट में होने वाला सिट्रस कैंकर, ज़ैंथोमोनास सिट्राई। ठीक है, सो दीज आर दी कॉजल ऑर्गेनिज्म। ये जो बीमारी दी है, ऐसी बहुत सारी बैक्टीरियल डिसीज होती है पर ये कॉमनली दी है। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता है फिशन से। यहाँ पर आपको दिख रहा है बेटा, ये एक नॉच बन रहा है और ये नॉच फिर फर्दर डिवाइड हो जाता है। सो एक से दो बैक्टीरिया हो जाते हैं। सबसे कॉमन मेथड है फिशन। अगर पूछा जाए कि क्या बैक्टीरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी मल्टीप्लाई होता है, हाँ, तो इसमें तरीके होते हैं, या तो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर कंजुगेशन ट्यूब का बनना या फिर ट्रांसडक्शन। Sometimes under unfavorable conditions they produce spores. ये spores रहते हैं tough walled, rigid, इसलिए survive कर सकता है बैक्टीरिया। They also reproduce by sort of sexual reproduction, बताया ना, a primitive type of DNA transfer। ये जो तरीका बताया है, अगर बिना फिजिकल कॉन्टैक्ट के होने के डीएनए ट्रांसफर हो, दैट इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। अगर ट्यूब बन जाए, कंजुगेशन ट्यूब, फिजिकल कॉन्टैक्ट से हो, जैसे हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट में अपन ने देखा था, बैक्टीरियोफेज अटैच होता है बैक्टीरिया से, फिर जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है, दैट इज ट्रांसडक्शन। नाउ माइकोप्लाज्मा की खास बात क्या है? माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक सेल वॉल, और इसीलिए हम इन्हें बोलते हैं जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, दे शो पॉलीमॉर्फिज्म। क्या दिखाते हैं बेटा ये? पॉलीमॉर्फिज्म। दे आर दी स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। मेनी माइकोप्लाज्मा पैथोजेनिक, बीमारी कराने वाले होते हैं, किसमें? एनिमल्स एंड प्लांट्स में। अभी तक हमने डिस्कस किया था प्रोकैरियोट्स के बारे में, दैट मींस किंगडम मोनेरा के बारे में डिस्कस किया था, पर अब स्टार्ट करते हैं हम यूकैरियोट्स। अब यूकैरियोट में एकदम से तो मल्टी सेल्युलैरिटी नहीं डेवलप होगी ना, मतलब अभी हम जो बात करने वाले हैं जिस किंगडम की, वो है यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स, दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा। All single celled, पहले लिख दिया ना, all single celled eukaryotes are placed under protista, but the boundary of this kingdom not well defined। मतलब साइंटिस्ट ने जब इसके बारे में डिस्कवरीज करी तो रेस्ट्रिक्टेड नहीं थे कि सिर्फ इसमें ये ही ऑर्गेनिज्म आएंगे। बाउंड्रीज इज एक्सपांडेड, नॉट वेल डिफाइंड। व्हाट मे बी अ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टियन टू दी वन बायोलॉजिस्ट, मे बी अ प्लांट टू दी अदर। ये आपके नजरिए हैं, आप किस तरीके से ऑर्गेनिज्म को देख रहे हैं, तो इट कैन बी डिफरेंट। इन दिस बुक we include chrysophytes, dinoflagellates, euglenoids, slime molds and protozoans under protist. Members of protista are primarily aquatic। देखो याद रखें, मेनली ये कैसे हैं? aquatic है। This kingdom forms a link with others dealing with plants, animals and fungi। Being eukaryotes, the protistine cell body contains a well-developed, मतलब जिसकी डिफाइंड मेम्ब्रेन्स है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज। मतलब आपको जो प्रोकैरियोट्स में नहीं दिख रहा था वो यहाँ पर आपको दिखेगा। सम हैव फ्लैजिला और सीलिया, सीलिया भी आ गया ना, यूकैरियोट्स है। प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द प्रोसेस ऑफ सेल फ्यूजन हो जाए एंड जाइगोट फॉर्मेशन। तो ये है एक जनरल ब्रीफ अबाउट द प्रोटिस्ट। दिस फर्स्ट ग्रुप जिसे हम बोलते हैं क्राइसोफाइट्स, इसका दूसरा नाम गोल्डन एल्गी, डेस्मिड्स। ठीक है, सो क्राइसोफाइट्स, डायटम्स, गोल्डन एल्गी, डेस्मिड्स। दिस ग्रुप इंक्लूड्स, दे दिया आपने,
They are found in fresh water as well as marine environments. They are microscopic and float passively. देखो passively का मतलब होता है खुद अपनी एनर्जी नहीं लगाते, वाटर करंट के अकॉर्डिंग ही फ्लो कर रहे हैं. प्लैंकटन बोला जाता है. Most of them are photosynthetic, not all. Most of them are photosynthetic. In diatoms, the cell wall form two thin overlapping shell as a soap box like structure. Soap box like structure. Thin overlapping shell से बना हुआ है. ये जो shells है ये एक दूसरे में फिट हो जाती हैं और ये किससे बनी है? सिलिका की. सिलिका सैंड से बनी है, इसीलिए ये कैसी है? इनडिस्ट्रक्टिबल. Thus, the diatoms have left behind, मतलब ये बचे रह जाते हैं, large amount of cell wall deposits in their habitats. और इस accumulation को billions of years के बाद हम बोलते हैं diatomaceous earth. Being gritty, gritty मालूम है आपको? रफ. Gritty. This is used in polishing, filtration of oils and syrups. Diatoms are chief producers in the ocean. ये chief producers है oceans में, याद रखें. So diatoms या desmids या golden algae के बारे में हमने देख लिया. Marine, fresh water दोनों में मिलते हैं. Most of them are photosynthetic क्योंकि इनके पास पिगमेंट्स भी होंगी. इनकी जो सेल वॉल है ये होगी ओवरलैपिंग शेल से बनी हुई, सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, सिलिका का डिपोजिशन, इसलिए इनडिस्ट्रक्टिबल है. यहाँ पर दे आर ऑल्सो नोन एज चीफ प्रोड्यूसर्स इन दी ओशंस. ग्रिटी नेचर के कारण से पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स में यूज होते हैं. नाउ डायनोफ्लैजिलेट्स. देखो भैया डायनोफ्लैजिलेट्स की खास बात है, दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, हर कलर दिख रहा है आपको. अब नाम से समझ में आ रहा है डायनोफ्लैजिलेट्स. तो डायनोफ्लैजिलेट्स का मतलब है दो फ्लैजिला, टू फ्लैजिला, दो फ्लैजिलास है इनके पास. ठीक है. सो दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्लू, रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट. मेन पिगमेंट के बेसिस पे ये अलग अलग दिखाई देते हैं. ठीक है. नाउ अब इनकी जो सेल वॉल है ये स्टिफ सेल्यूलोजिक प्लेट से बनी हुई है. स्टिफ सेल्यूलोजिक प्लेट्स बाहर की तरफ, आउटर सरफेस पे. मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला. जो एक है वो लॉन्जिट्यूडनल है और जो दूसरा है वो ट्रांसवर्स है. किसमें? ट्रांसवर्स वाला किसमें है? फरो में. याद रखना ये चेंज भी हो सकती है स्टेटमेंट कि जो लॉन्जिट्यूडनल है वो फरो में है. तो याद रखें लॉन्जिट्यूडनल अलग है और फरो वाला कैसा है? ट्रांसवर्स बिटवीन दी सेल प्लेट्स. ये रेड डायनोफ्लैजिलेट्स, गोन्यूलैक्स, बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं. दे मेक दी सी अपीयर रेड और इसी को हम बोलते हैं रेड टाइड फॉर्मेशन. टॉक्सिन्स रिलीज्ड बाय सच लार्ज नंबर्स में इवन किल अदर मेराइन एनिमल्स. बहुत सारे मेराइन एनिमल्स को ये खत्म कर सकते हैं. तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर डायनोफ्लैजिलेट का आप डायग्राम भी देख सकते हो. एक फ्लैजिला दिख रहा और एक जो ग्रूव में है वो आपको दिखाई नहीं देता. यूग्लिनोइड्स, मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन स्टैग्नेंट. स्टैग्नेंट मतलब रुका हुआ पानी. ये कैसा है? रुका हुआ पानी. Instead of a cell wall, they have, मतलब cell wall नहीं है इनके पास, they have a protein-rich layer called pellicle, which makes their body flexible. अब cell wall rigid हो जाती है, पर अगर protein-rich layer है, तो हमने इसको क्या बोल दिया? ये flexible है. इनके पास भी दो फ्लैजिला है, पर याद रखें इनके पास एक लॉन्ग फ्लैजिला है और एक शॉर्ट है. डायनोफ्लैजिलेट में एक था लॉन्जिट्यूडनल और एक था ट्रांसवर्स. ठीक है. नाउ दो दे आर फोटोसिंथेटिक, जब सनलाइट होगी तो ये खुद खाना बना सकते हैं. जब सनलाइट नहीं है दे बिहेव लाइक हेटरोट्रॉप्स. कैसे हेटरोट्रॉप्स है? ये प्रिडेशन करेंगे, शिकार करेंगे और दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं जो इनसे छोटे हैं. इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनोइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स. याद रखें दिस यूग्लिना is connecting link
between plant and animal. प्लांट और एनिमल के बीच में कनेक्टिंग लिंक है यूग्लिना का न्यूट्रिशन मिक्सोट्रोपिक, मतलब जब सनलाइट है तो ऑटोट्रॉप है और जब सनलाइट नहीं है तो हेट्रोट्रॉप्स, प्रीडेटर है। स्लाइम मोल्ड्स की बात करें तो स्लाइम मोल्ड्स कैसे हैं? सैप्रोफाइट, एस से एस याद रखना है। द बॉडी मूव्स अलोंग द डिकेइंग ट्विग्स, टहनियों ब्रांचेस से मूव करती है, एनगल्फ करता है, ये क्या खाना है इसका? ऑर्गेनिक मैटर। अंडर suitable conditions they form an aggregation called plasmodium. एग्रीगेशन, ये प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट नहीं है, ठीक है। ये प्लाज्मोडियम किसे बोला? उस ग्रुप या एग्रीगेशन को। विच में ग्रो फॉर सेवरल फीट्स ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। देखो अब यहां पर अगर अनफेवरेबल कंडीशन आई तो अनफेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम क्या बनाता है? फ्रूटिंग बॉडीज, फ्रूटिंग बॉडीज जिसे आप बोलते हैं स्पोर्स, है ना, जिसके टिप पे स्पोर्स है। प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज विच बियर स्पोर्स। स्पोर के पास ट्रू वॉल्स है, जब भी ये रेजिस्टेंट है और सरवाइव कर सकता है लंबे समय तक एडवर्स एनवायरमेंट में, अंडर एडवर्स कंडीशन, ठीक है। These spores are dispersed by air current. तो फेवरेबल कंडीशन है तो क्या करेगा? प्लाज्मोडियम बनेगा। अनफेवरेबल है तो प्लाज्मोडियम फ्रूटिंग बॉडीज बनाता है। नाउ प्रोटोजोअन, देखो प्रोटोजोअन्स क्या है? प्रिमिटिव एनिमल्स भी बोलते हैं हम इनको। ये कैसे हैं? हेट्रोट्रॉप्स, दे लिव एज प्रीडेटर, शिकारी भी हो सकता है, पैरासाइट भी हो सकते हैं। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल, बताया ना प्रोटोजोअन्स, प्रोटो मतलब प्रिमिटिव, रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। इन्हें हमने 4 मेजर ग्रुप पे डिवाइड करा है। किस बेसिस पे डिवाइड करा है? ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन, किस तरीके से ये लोकोमोशन दिखाते हैं। पहला है अमीबॉइड प्रोटोजोअन, दीज ऑर्गेनिजम्स लिव इन फ्रेश वाटर में भी हो सकते हैं, सी वाटर, मॉइस्ट सॉइल, दे मूव एंड कैप्चर, देखो किस तरीके से ये मूव कर रहे हैं और कैप्चर करते हैं प्रे को, बाय पुटिंग आउट देयर स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया मतलब जैसे ये इरेगुलर अमीबा है, ये फूड है, तो ये इसके साइटोप्लाज्म को फोर्स करता हुआ सेल मेम्ब्रेन उसको इनगल्फ करना चाहेगी, स्यूडोपोडिया बनेगा, फॉल्स फीट बनेगी। एज इन अमीबा, मेराइन फॉर्म्स हैव सिलिका शेल्स ऑन देयर सरफेस, और कुछ पैरासाइट्स है जिनका नाम है एंटमीबा। याद करो हमने पढ़ा है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस में अमीबियासिस, अमीबिक डिसेंट्री, एंटमीबा हिस्टोलेटिका से होती है। नाउ सेकेंड वन इज फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स नाम से ही समझ में आ रहा है फ्लैजिलास है इसमें। मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर ईदर फ्री लिविंग और पैरासाइट, दे हैव फ्लैजिला, लोकोमोटरी ऑर्गन फ्लैजिला है। द पैरासाइट फॉर्म्स जैसे ट्रिपैनोसोमा, कौन सी बीमारी कराता है? न्यूरल डिसऑर्डर है, स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। इसका वेक्टर है सेसे फ्लाई, सेसे फ्लाई, ये वेक्टर है इसका, ठीक। नेक्स्ट सीलिएटेड प्रोटोजोअन, मतलब सीलिया भी है, हाँ यूकैरियोट है ना। दीज आर एक्वेटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया, जो कोऑर्डिनेटेड मैनर में दिखाएंगे आपको। देखो यहाँ पर डायग्राम हम देख सकते हैं, ये आपको दिख रहा है पैरामीशियम, ये पैरामीशियम में आपको दिखता है यहाँ पर फाइन, बहुत छोटा 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 क्या है? सीलिया। ये सीलिया में कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है। यहाँ पर न्यूक्लियस दिखता है, एक तो बड़ा वाला होगा मैक्रो और एक छोटा वाला होगा माइक्रो न्यूक्लियस। यहाँ पर ये कैविटी दिखती है ना, ये कैविटी है, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। They have a cavity called gullet that opens to the outside of the cell surface. अब जो सीलिया का कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट है, एक ही समान मूव कर रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, तो उसके कारण से जो
फूड पानी में है, वाटर लेडन फूड, मतलब जो पानी में फूड है वो अंदर तक आया गलेट में। एग्जाम्पल है पैरामीशियम। नाउ द लास्ट, जिनके पास कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है, इनके पास जो मूवमेंट होता है ये मूव करते हैं ग्लाइडिंग मूवमेंट। ग्लाइडिंग मूवमेंट, कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन इनके पास नहीं है, एब्सेंट है। स्पोरोजोअन्स, these includes diverse organism that have infectious spore like stage, जैसे हम मलेरियल पैरासाइट की स्पोरोजोइड देखते हैं। नोटोरियस, नाक में दम कर देता है ये। इस प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट जो मलेरिया कराता है, ऐसी बीमारी जो बहुत ज्यादा एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालती है ह्यूमन पॉपुलेशन में। सो दिस कंप्लीट्स आवर प्रोटिस्ट। तो हमने अभी डिस्कस कर लिया अबाउट मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। अब आगे हम डिस्कस करेंगे फंजाई के बारे में, उसमें क्या क्या क्राइटेरियाज आपको ध्यान में रखने हैं जिससे क्वेश्चन बन सकता है, उनके एग्जाम्पल्स कुछ छोटी सी ट्रिक्स के साथ, और साथ में ऐसे कुछ मेंबर्स जिन्हें हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जगह नहीं दी। थैंक यू सो मच।